कहते हैं। और इससे ज़्यादा जो मुद्दा छाया हुआ है, वो है हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी। और वो ऐसे मसले पे गिरफ्तारी जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं। तो ये उसके तह में हम लोग जाएँगे धीरे-धीरे। मामला कहाँ से हुआ और कैसे आने वाले 2024 के इलेक्शन को, सॉरी 2024 के इलेक्शन को कैसे प्रभावित किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। उसी क्रम में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जिसको बहुत हम लोग कॉमन ये एक शब्द आ गया है आम जन के इसमें, वो ईडी का क्या रोल है, कैसे वो काम कर रहा है, ये तो हम सब जान ही रहे हैं। हमारा पहला जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो हम आखिर वो भाजपा क्या हासिल करना चाहती है और इसका झारखंड और आदिवासी समाज में क्या प्रभाव है, या कोई सहानुभूति की लहर है, या क्या है, तो उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे एक साथी जो झारखंड से सीधे जुड़ने वाले हैं, वो किसी वजह से, टेक्निकल वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जब आ जाएँगे तो हम उनको जोड़ लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि वहाँ से शुरुआत करते, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो करना है। तो नित्यानंद जी झारखंड से काफ़ी नज़दीक हैं और आदिवासी समाज को ज़्यादा बेहतर से वो जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो पहले तो इस पूरे मामले में थोड़ा मामले को संक्षिप्त में हम जनता को बताना चाहें, तो पहले वो बताएँ और उसके बाद आगे जो क्या-क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या होंगे और क्यों होंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो नित्यानंद जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। धन्यवाद नमस्कार विघ्नेश जी और बाकी साथियों को। देखिए ये जो आज की घटना हुई है, वो अचानक नहीं हुई है। मतलब इस सरकार में जो भी चीजें हो रही हैं, विशेषकर विपक्ष के नेताओं के साथ, वो अचानक नहीं हुई। मैं उसके जाने से पहले आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन पे बहुत पहले से ही, इससे पहले लगातार और के लिए भी इनके वो था। और हेमंत सोरेन के मामले में अभी जब जो ये जमीन, सेना की जमीन के मामले में जो है ये कब्जा करने और उस मामले में इनकी जो पूछताछ हुई 8 घंटे में, और उसके बाद हेमंत सोरेन ने बहुत जल्दी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये चीजें, मतलब राज्य में ये चीजें होने लगी थी। लेकिन इस बीच में लगातार हेमंत सोरेन इस बीच में उस डर में थे कि इनके विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की जो इनकी रही है, बाकी राज्यों में बीजेपी ने किया, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में रिकॉर्ड रहा है, वो एक डर था। और वो डर अभी भी है। मतलब अभी जैसे गिरफ्तारी के बाद अभी भी जो लोग हैं, इनके विधायक है, उनको इधर उधर शिफ्ट करने की बात चल रही थी। उन पर भी जो है वो लेकिन खड़ाई है, उनको बेगमपेट ले जाने की खबर थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं, मतलब जो विधायक हैं, विधायकों को बेगमपेट हैदराबाद ले जाने की खबर आ रही। दूसरा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों का लगातार विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। कल भी था, आज भी हुआ है बड़े पैमाने पे। मैंने झारखंड के दो लोगों से बात की थी दिन में। एक उनमें से झारखंड में पिछले चुनाव चुनाव लड़े थे, वो खड़े हुए हैं, वीरेंद्र कुमार। उनसे मेरी बात हुई थी, अपडेट दिया। लेकिन जो एक सवाल आपने किया कि भविष्य में क्या होगा आगे जाके, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो कहा, ग्राउंड में वो प्रदर्शन में थे, और उन्होंने कहा कि सरकार गिराना आसान नहीं है, बहुमत है, सरकार बनी रहेगी सरकार, ये उनका है। क्योंकि हम वहाँ प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में तो नहीं है, तो जो मुझे सूचना दिन में मिली थी वो मैं आपको बाकी लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन
ये जो घटनाएं हुई है, जो शुरू में मैंने कहा कि बीजेपी कोई भी चीज अचानक चीजें नहीं करती, वो पहले से प्लानिंग करती है। और इस मसले में आपको याद करना पड़ेगा कि सत्यपाल मलिक जो है, आप अ, मुझे लगता है कि किसी का माइक जो है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, वो आवाज जो है शायद दिनेश जी का या किसी का, तो इको आ रहा है। तो उसमें सत्यपाल मलिक ने जो कहा था, मतलब ये मई में एक इंटरव्यू बीबीसी को दिया था, उसमें कई जगह उन्होंने कहा, बाकी इंटरव्यू में भी, कि चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा था गिरफ्तार होंगे। तो केजरीवाल के पीछे तो जो हो रहा है वो लगातार है कि ईडी लगातार संबंध दे रही है, मतलब उनका संबंध जा रहा है और वो बच रहे हैं किसी तरह से। लेकिन हो सकता है आज ना कल उनका भी नंबर आ ही जाए। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन का नंबर आ गया, और हेमंत सोरेन के बाद आज जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, उनका आया है कि अगर मुझे बंद करेंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं, जो तीन मैंने उनका जिक्र किया स्टेटमेंट जो है, उसमें ये देखिए कि विपक्ष के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अब इन्होंने डायरेक्ट डराना शुरू किया। पहले मंत्री और उनमें ये दबाव डाल रहे थे कि उनके विधायक और उनके नेताओं को गिरफ्तारी की बारी आई। अभी उससे आगे बढ़कर जो है सेंट्रल एजेंसीज जो है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि वो सेंट्रल एजेंसीज नहीं है, या फिर वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करे, पहले भी विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं जो भी अ, गैर बीजेपी राज्य है, जहाँ वहाँ के जो मुख्यमंत्री और मंत्री, वो तमाम लोग एक डर में है। मतलब वो दिख रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं, और लगातार जो घटना हुई, एक डर है उनके मन में इस तरह की कि जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं, उनका एक गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते रहेंगे। और इस गिरफ्तारी, आज की गिरफ्तारी के मसले पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे प्रिंसिपल और अकेडमिक की बहस जो हुई है, वो उसमें आप देखें तो उसमें ये कहा गया कि आप एक सीएम को ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तो तो कहा कि हाईकोर्ट में दिया और चीजें की गई। लेकिन ये जो सवाल है कि मुख्यमंत्री को एक एजेंसी जाती है और पूछताछ के दौरान उसको गिरफ्तार करती है, तो पहले ये होता था कि कोई सरकारी अधिकारी है या कोई छोटे मोटे नेता है तो उसकी गिरफ्तारी शायद होती है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जो एक पूरे राज्य की, वहाँ की जो पूरी जनसंख्या है, जिसके वो नेता है, राज्य को चलाते हैं, उसे बिना किसी उसके एकदम पूछताछ के दौरान जो है आप गिरफ्तार कर। तो इसका जो भी कानून के जानकार होंगे वो बताएंगे कि इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, किसी के ये राज्य में जो मुख्यमंत्री है या उस तरह के जो पद है उप मुख्यमंत्री है, उनकी गिरफ्तारी का प्रोसीजर पहले क्या रही और अब क्या, ये लगातार ये चीजें हो रही हैं। लेकिन जो झारखंड का मसला है, जो मैंने आपको बताया, जो अभी को पता कि आगे का क्या है, अभी तक यही है कि वो अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। उस रिकॉर्ड को देखते हुए कि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक पार्टी को, अच्छे खासे बहुमत वाले पार्टी को भी वो तोड़ने में माहिर है। पैसा और तमाम एजेंसियां उनके पास जो है, तो देखिए कोई भी नेता जो राजनीति में होता है, उसका कोई ना कोई एक कमजोरी, उसकी कमजोरी एक होती है, और ये लोग उसको वो करके दूसरे दल को तोड़ने का काम करते हैं, या फिर पैसे से खरीदने की, ये उनके आरोप लगते थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कुल मिला के ये घटनाएं आज की है, ये आज बता रहा हूँ, लेकिन जो गिरफ्तारी का मसला है, ये प्लानिंग आज की नहीं है गिरफ्तारी का, ये बहुत पहले से ये तमाम चीजें निपट जाए, उसके चुनाव करीब आए, तो विपक्ष के जो नेता बचे हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, और बीजेपी ने उसी राह पे काम करना अब शुरू कर दिया। अभी जी। तक केवल कह रहे कि आज का तो है नहीं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि ये इसके पीछे जो पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा-सा यदि आपके पास 2 मिनट का टाइम हो, तो क्या वजह थी जो जिसको लेके समन दिया, और माने क्या-क्या प्रोसेस हुआ उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई? और ये अभी टाइमिंग क्या क्यों चुना गया? नहीं नहीं, देखिए जो आपने कहा प्रोसेस तो यही है कि जो अगर देखिए हम और आप नहीं जानते, प्रोसेस ये है कि उनको कहा कि जो जमीन घोटाला और जो करप्शन का जो मुद्दा था, मनी लॉन्ड्रिंग का भी पैसे और
लगता था कि जो ईडी के पास पूरा डेटा होगा। लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आई हैं, मान लीजिए कि एक एजेंसी है जो काम जिन्होंने किया है, मान लीजिए कि आप जो इनके जो मंत्री थे, महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं या जो नेता थे, उनके ऊपर तमाम आरोप थे जिसका ज़िक्र प्रधानमंत्री ने किया, उनके ऊपर तो शांत हुई और वहाँ पे गिरफ्तारी हुई। लेकिन कोई पुराना मामला है या फिर नया मामला है और ज़मीन घोटाले का, तो कहाँ है जो सरकारी ज़मीन का, सेना से जुड़ी हुई ज़मीन का जो मसला है, अभी अभी की जो खबर है उस मामले में पूछताछ है, उसने इनकी गिरफ्तारी की, जी है ना? तो जी ये गिरफ्तारी को तो अभी तो कई कारण दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेमंत सोरेन ये बात समझ गए थे कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली, तो उन्होंने तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अ, हेमंत सोरेन को ये जो डर है, ये बहुत पहले से था। जब से ईडी ने उनको सम्मान किया, तो ये डर था। लेकिन जो राज्य की जो आदिवासी जनता है, जो इन्होंने, क्योंकि आदिवासी समाज से ही आते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन भी नेता रहे, इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे थे, तो आदिवासी समाज के नेता और आदिवासी मतलब इनसे खुश थे, इनकी चीज़ों से, खुश रहे जी वो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं अभी आगे। विघ्नेश जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अ, अभी जो संयोजक थे इंडिया अलायंस के, या जो जिनको जो जोड़ रहे थे उनको, तो वो अपने में जोड़ लिया। नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। और जो सिविल कोर्ट का जो मसला है, जमीन-वमीन का मसला होता है, सिविल कोर्ट का मसला होता है। उस कोर्ट के मसले को सीधे ईडी, माने कोई आर्थिक कोई घोटाला हुआ हो, कोई बड़ा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तो एक बात समझ में आती है। तो अब मतलब स स कहते हैं कि माने पूरी बेशर्मी पे उतर आना, ये क्या, ऊपर से दूसरा कि अब राहुल गांधी की यात्रा भी शायद झारखंड रांची होके जाएगी। और तीसरा कि जो आदिवासी समाज है, उसके बीच में क्या असर पड़ेगा, और राहुल गांधी की यात्रा से कितना बीजेपी बीजेपी इससे क्या गेन करना चाह रही है, पहले तो ये। दूसरा, इससे आदिवासी समाज कितना आहत महसूस कर रहा है, थोड़ा इस पे हम जानना चाह रहे जी। अ, इससे पहले कि आपके प्रश्न पे आऊं, एक चीज मैं भी जोर देना चाहता हूं कि मेरा बचपन झारखंड में गुजरा है, और स्वभाव से इसीलिए मैं भी आदिवासी आदिवासी हूँ। अ, हेमंत सोरेन जी के जो पिताजी थे, श्री हैं। शिबू सोरेन जी। सोरेन जी, उनके जमाने को मैंने देखा है बचपन में। और आदिवासियों के जीवन से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। वही जीवन शैली मेरी भी रही है। मैं अपने आप को आधा आदिवासी मानता हूँ। खैर, नित्यानंद जी की बातों में एक बात, जो जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि ये जो कुछ भी हो रहा है, वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। ये पूरी पूरी की पूरी घट घटनाएं जो हैं, जो ये घटनाक्रम है, ये एक सुनियोजित टूल किट का हिस्सा है। जो चीज नित्यानंद जी ने बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में कहा, उसको मैं थोड़ा हार्श शब्दों में कहना चाहूंगा। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे क्या, इनफैक्ट अब ये बात चर्चा में भी आ चुकी है कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, उसमें स्टेट को कमजोर करने का
और उस पे सेंटर का कब्जा स्थापित करने का। यहाँ दो चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, एक बजट है, अंतरिम बजट है, और एक हेमंत सोरेन जी का जो मसला है वो। ये बात दोनों में ही एप्लीकेबल होती है कि जो स्टेट की अपनी अथॉरिटी थी पिछले 10 साल के गवर्नेंस में, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बहुत सुनियोजित तरीके से कमजोर किया। कानून और संविधान, जहां तक ये पदेन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का पहला मामला है, पदेन उप मुख्यमंत्री से शुरू हुई है, मनीष सिसोदिया जी से शुरू हुई, पदेन मुख्यमंत्री तक पहुंची है हेमंत सोरेन जी तक। तो पदेन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का शायद मेरी जानकारी में यह पहला मामला है। और सही कहा नित्यानंद जी ने कि इस पर कानूनी विमर्श के बाद ही कुछ बोलना बेहतर होगा, लेकिन प्रैक्टिस में ये कभी रहा नहीं। वो भी तब, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि वो भी तब जब मामला स्पष्ट नहीं है, उन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, मामला सिविल कोर्ट का है, और हेमंत सोरेन जी ने ईडी के गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो जारी करके खुद कहा कि इस जमीन, जो 8.5 एकड़ की जमीन की, जिस जमीन की खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती, उस जमीन के खरीदने का जो मुझ पे आरोप लगा है, उस जमीन से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब उस जमीन से इनका कोई वास्ता हो और फिर इन्हें गिरफ्तार किया जाए तो एक बात समझ में आती है, और वो भी प्रूव हो जाए कि हाँ ये दोषी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेंटर जिस तरीके से स्टेट्स को कमजोर कर रही है, ये तो लगातार दिख रहा है। उनके अधिकार छीनना, उनका बजट छीन लेना। बजट पे याद आया कि देखिए 2023-24 का जो पिछला बजट था, उसमें जो राज्यों को फंड एलोकेट किया गया था वो था 3,24,641 करोड़। 3,24,641 करोड़, यानी लगभग 3.25 लाख करोड़। इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 के अंतरिम बजट में जो उन्हें फंड एलोकेट किया गया है राज्यों को, वो आप देख लीजिए, वो है 2,86,787 करोड़, यानी 2.25 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा। सीधा लगभग 40,000 करोड़ रुपए घटा दिए गए पिछले बजट की तुलना में। स्टेट्स पहले ही बहुत आफतों से गुजर रही है फाइनेंशियल मामलों में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, स्टेट्स फंड्स की कमी से गुजर रही है। फंड्स मैक्सिमम जीएसटी के माध्यम से सेंटर कलेक्ट कर रही है। सेंटर के वो पैसे कहां जा रहे हैं, इस पे कोई सवाल उठे तो दब जाता है, लेकिन स्टेट्स का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है, उसमें भी कटौती कर करके उन्हें कमजोर बनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से तो वैसे ही कमजोर है। सरकारें अभी देख रहे हैं आप कैसे गिर रही। इसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है, इसको आपने राहुल गांधी जी की यात्रा से भी जोड़ा था। और ये
राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, पत्रकारों के बीच भी चर्चा थी कि राहुल गांधी जी के झारखंड पहुंचने से पहले झारखंड को पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया जाना, चर्चा थी। टाइमिंग इसीलिए ये चुनी गई। और हाँ, टाइमिंग आप देखिए ना, और वो सच भी साबित हुई। इसके अलावा आप ये देखिए कि हाँ, आपने एक बात और कहा था, आदिवासी समाज। तो जाहिर तौर पे आदिवासी समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में कम है, बहुत कम है, और वो भी जो अहम पद होते हैं उस पर बिठाए नहीं जाते। अब हो सकता है बिठाए जाएं इलेक्शन के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन उन्हें बहुत तरजीह नहीं दी जाती है। तो ये जो घटनाक्रम, हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो नित्यानंद जी ने कहा था उसमें जोड़ दूं कि उन्हें हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बेगमपेट ले जाने की नौबत क्यों आई। वो नौबत ऐसे आई कि पिछले 24 घंटों से राज्यपाल जी इतने व्यस्त हैं कि 48 एमएलए, 48 विधानसभा के एमएलए, 82 में से 41 एमएलए के परेड से सरकार बन सकती है। 42 41 एमएलए के, शायद 80 या 82 सीटों का वो विधानसभा है। तो 41 या 42 सीटों एमएलए के परेड से सरकार बनाई जा सकती है, और 48 एमएलए परेड कर चुके, ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो परेड कर चुके, और इसके बावजूद राज्यपाल महोदय को अपने राजभवन के अंदर ही इतनी व्यस्तता में है माननीय राज्यपाल, कि उनको 24 घंटे में वक्त नहीं मिला कि वो इनको सरकार बनाने का न्योता दे और परेड करवाए विधानसभा के अंदर। तो इससे एक शंका तो जाहिर निश्चित तौर पे पैदा होती है कि क्या ये ऑपरेशन कमल की तैयारी है जो कि हो नहीं पा रही। ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और बेचारे राज्यपाल महोदय जो है इन्हें बुला नहीं पा रहे हैं कि भैया ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल हो तो फिर किसी और को बुलाए। मतलब ऐसी ये जो आप कमल कमल वाला ऑपरेशन ऑपरेशन कमल जो है, हाँ, ये जो महाराष्ट्र में हुआ था वही वाला मामला है या? नहीं नहीं, हर जगह कोशिश वही है, ऑपरेशन अच्छा। कमल का मतलब ही वही है, कमल तो कीचड़ खिलता है। हम्म। तो आपने जो कहा था, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था बेशर्मी पे उतर जाना, तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और ऐसी पराकाष्ठा में अगर पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित ना हो, जिनका कि झारखंड है, बाहर से आए हुए लोग जिन्हें दिक्कू कहते हैं ना, दिक्कू, तो बाहर से आए हुए लोग उस समाज के साथ रह रहे हैं, वो समाज हमेशा सबका स्वागत करता रहा है, और उस समाज के साथ अब आप इस स्तर का छल करेंगे तो आप समझिए कि वो समाज कितना आहत होगा। जी। तो नहीं, एक तो ये आप समझ गया मैं कि अभी वहाँ के एक साथी अजीत तिर्की हैं, शायद किसी वजह से या उनका फोन बंद हो गया है। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि खुद उसी समाज से हैं जी जी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता भी रहे हैं। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति का जो आंदोलन चला था, ये सब लोग उस समय
बच्चे थे, कह रहे थे कि हम लोग हाई स्कूल उसमें पढ़ते थे। तो जी जी पूरा का पूरा समाज जो है आहत है और उनका कहना है कि जो उनके भाई हैं चंपई सोरेन, जी हाँ, उन्होंने परेड भी करा दी है तो भी अ माना नहीं जा रहा है या जो आपने बोला कि इतने बिज़ी हैं माननीय जी जी जी। हाँ, माननीय राज्यपाल जी, महामहिम महामहिम। महामहिम। तो ये पहले तो महामहिमों के ज़रिए जो जिस तरह से मतलब किया गया क्या कहते हैं लगाम लगाने की कोशिश की गई या सुप्रीम कोर्ट तक आके मामला जब फटकारा तब जाके बहुत सारे जो बिल ऐसे राज्यों के जो फुल फ्लेजेड राज्य हैं, दिल्ली का तो अभी छोड़ देते हैं, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ-वहाँ बिल 3-3 साल तक लटका के रखा हुआ। तो अब इसमें एक तो ये है कि जो परिघटना हुई है, ये क्या झारखंड के अलावा भी इसकी आवाज़ जाएगी या केवल कुछ मैं या पहले से मैनेज करने की पूरी तैयारी हो चुकी हो? देखिए, ये आवाज झारखंड के लिए ही नहीं है, जैसा नित्यानंद जी ने कहा कि ये एक लंबे समय से, या फिर मेरे ख्याल से तो जब 10 साल पहले भाजपा की सरकार बनी थी, उससे भी पहले से ये सुनियोजित है। लगभग एक टूल किट है, हुँ, उस टूल हुँ। का प्रयोग हो रहा है। अब आप देखिए ना, महामहिमों के स्तर को देखिए। पहले शुद्ध घी जैसे होते थे, जी। पिछले 10 साल से डालडा होते हुए रिफाइंड हो गए। हुँ, अब जो हुँ। स्तर है वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो गाली गलौज में और जो राजनीतिक चीटाकशी वाली जो परिघटनाएं होती हैं, उसमें माननीय राज्यपाल लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता हुँ, हुँ। है। एक वो जो स्तर है, उस स्तर पर आप संविधान के सर, राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन राज्य के जो पहले नागरिक हैं, उनकी ये स्थिति है, तो आप समझिए ना कि संविधान कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, और जो जनता के लिए व्यवस्था की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, वो अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, बहुत इस पे हम लोग बाद में कभी बहुत लंबी चर्चा करेंगे। बस समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था, कम जी। से कम राज्यपाल महोदय वगैरह, महामहिम वगैरह उस व्यवस्था को ध्यान में रखते थे, उस तौर, उन तौर तरीकों को ध्यान में रखते थे। वो अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को ध्यान में रखते हैं कि हमारी पार्टी का फायदा किस चीज में है, जी। हमारी पार्टी को लाभ कैसे हो। हुँ। पार्टी के जो कॉर्पोरेट हैं, वो भी तो शायद दबाव डालते होंगे कि जल्दी से जल्दी कुछ भी करके इनको हटाइए, हमारा काम और ख़ास करके झारखंड में जितना खनिज पदार्थ है, तो कहीं वो भी तो मामला नहीं है? नहीं, देखिए, वो तो परमानेंट मामला है, वो तो स्थायी मामला है, और पार्टी के कॉर्पोरेट दबाव नहीं डालते। मैं ये गलतफहमी व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूं कि मैं ये गलत फहमी पालता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। वो जो 112 या 116 कॉरपोरेट्स हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था का 70%, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के कुल पूंजी की का दस 70। 90% उनके पास है। जी 90% उनके पास है। हाँ, 90% उनके पास है। देखिए, वह 56 के पास ही 70% हो जाता है शायद। जी, 56 बड़े कॉर्पोरेट्स के पास ही 70% हो जाता है। अगर 112 या 116 को आप देख लें,
तो लगभग 90% जो देश का धन है वो उनके पास है। और अब जो सरकार है इस देश में, उसको, उस सरकार को आप मैनेजिंग डायरेक्टर समझिए उन कॉर्पोरेट्स का, सरकार जी। मत समझिए। हम्म। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अब सिस्टम नहीं चल रहा पिछले 10 सालों से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जी। जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं रहा है, तो महामहिम जो है वो कहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठे हुए, जी। जी। कि सेंटर में ही आपको सीईओ, एमडी वगैरह वगैरह मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था है इसमें। आप कुछ भी आपको आप देख लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तय जनता को करना है, जी। समझ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते हैं आपके पास नित्यानंद जी। अ, अभी ममता जी का भी बयान आया है कि, और वो स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है। जब सीएम तक को पकड़ लिया तो ममता जी तो पहले से ही उन पे शिकंजे कसने की तैयारी थी। तो ममता जी अगला नंबर है, या तब तक चुनाव का मामला आ जाएगा? और एक तो ये है, दूसरा कि जो सीएम होते हैं या अपने पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में जब चुनाव लड़ा जाएगा, तब, और जब वो जेल में होंगे तब, दोनों में तो बहुत अंतर होगा। दूसरा कि बंगाल तक जो पूरा ये आदिवासी जो सिंहभूम, वीरभूम और तमाम जो छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर, ये पठार, ये सब इलाके हैं, वो भले बंगाल और झारखंड अलग-अलग नाम दिया जाए, लेकिन जो टेरेन है, उसमें इसका कितना असर पड़ने वाला है? हाँ जी, देखिए सवाल जो आपने पूछा और सबसे पहले तो उसका जवाब दे दूँ कि ये जो ट्रेन की बात आपने की, जो आपने कहा छोटा नागपुर से कटरा से शुरू कीजिए और इसे फिर वहीं तक ले जाइए मणिपुर तक, ठीक है? ये अच्छा। पूरा पूरा जो पूर्वोत्तर है ये हुँ। आदिवासी और उस तरह के हैं और उसके बाद मणिपुर में जो हुआ मतलब आज़ादी के बाद, ऐसा थोड़ी हुआ कि भई 3 महीना तक वो एक राज्य चलता रहा और लोग मरते रहे, 50,000 लोग पलायन कर गए और फिर सेना के बंदूकें छीनी गई और छीन-छीन के दी गई और केंद्र में जो लोग थे वो उनके वहाँ से जो मुख्य देश के प्रधानमंत्री हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था, हुँ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। महिलाओं को नग्न घुमाया गया और जो भी चीज़ें आई बहुत ही शर्मनाक और पूरे मतलब अकेले भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे जबकि वो यूएन में सवाल उठता रहा और तमाम जगह पे। तो इससे समझ में आता है कि ये कितने असंवेदनशील हैं जो इस तरह के समुदाय हैं जंगल निवासी। उनको ये वनवासी उन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। उससे थोड़ा-सा पीछे और जाइए आदिवासियों से जुड़ा हुआ है जिससे मैं बता दूँ कि क्या असर पड़ेगा। उसका असर उससे पहले जब फिर से हालाँकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार मतलब वही जो बीजेपी की सरकार आई है और वहाँ जब रमन सिंह की सरकार थी तो आपको मालूम है कि क्या-क्या वहाँ हुए थे नक्सलवाद के नाम पे और तमाम जगह पे। एक तो ये है। अब जो अभी मुद्दा बनर्जी के बारे में पूछा बंगाल के बारे में। बंगाल का ये आज नहीं आप पिछले चुनाव में याद कीजिए कि जब-जब चुनाव आया इन्होंने बांग्लादेश और सीएए और तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं। और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे जैसे अब जो गोरखालैंड वाला जो आंदोलन था, उसमें देखिए कि बीजेपी के वहाँ से बीजेपी के पहले वो जीते थे, बीजेपी के एमपी थे, चल यशवंत सिंह जीते थे वहाँ से। तो वहाँ पे भी अब उन लोगों का भी भरोसा हो गया कि ये दिया कुछ नहीं और हुआ कुछ नहीं। तो ये जहाँ-जहाँ मौका है, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने पत्ते खेले, अपना अपनी राजनीति की। ममता बनर्जी आ सकती हैं या फिर हो सकता है कि तमिलनाडु से कोई आ जाए तो गिरफ्तार हो जाए क्योंकि केरल को अभी हाथ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ ठीक है शासन मतलब अ, उन पे उस तरह के वहाँ ईडी अभी नहीं गई लेकिन ईडी लगातार पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से ईडी और सिर्फ ईडी नहीं है एनआईए सीबीआई तीनों एजेंसियां यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है लगता है कि उनका गढ़ बना हुआ है ये बाकायदा जिस तरह से पूछताछ हुई और एक
गए, कई मंत्री जेल में हैं, इनके कई नेता जेल में हैं, ये गए भी हैं। तो ये जो तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो इसमें अगर ममता बनर्जी की बारी अगला हो जाए तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जहाँ तक बंगाल को जानता हूँ, बंगाल की जनता ऐसा हुआ तो शांत नहीं बैठेगी। मुझे लगता है कि झारखंड से ज़्यादा यहाँ पे सड़कों पे लोग उतरेंगे। मैं पिछले कई चुनाव यहाँ में कवर कर रहा हूँ, जानते हैं, पिछले 2-3 चुनाव में यहाँ कवर कर चुका हूँ। तो ये इतना आसान यहाँ नहीं होगा। इसलिए पहले उनके मंत्री और तमाम तरह के दबाव बना के और मीडिया में खबर देके और इनको उस तरह से करने की कोशिश उसमें प्रयास में लगे हुए थे। और हो सकता है, उनका भरोसा नहीं है कि कुछ भी कर दें। अगर वो कुछ इनपुट ज़रूर ममता बनर्जी के पास भी होंगे या राज्य सरकार के पास होंगे, तभी ममता ने ये बात कही भी होंगी कि कहीं न कहीं अगला नंबर होगा। लेकिन चूँकि बंगाल का जो ट्रेंड रहा है और बंगाल में जिस तरह से अभी सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, ऐसा कुछ हुआ तो एक अशांति का माहौल इस राज्य में फैलने मतलब फैल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बंगाल के लोगों का इस पार्टी के प्रति और जो पिछले चुनावों में जो रुझान आया, उससे पहले जब बीजेपी हारी और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ममता ने और ज़्यादा सीटों से इनको मात दी, तो तब ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी ऐसे तो आ नहीं सकती। तो वैसा कुछ किया जाए। उससे पहले इनके तमाम नेता चाहे वापस छुट्टी हो गई या बाकी लोग भी यहाँ से गए थे और फिर वो वापस आए भी। तो इस लगातार इस प्रयास से लगे हुए हैं। लेकिन विघ्नेश जी ने एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपालों की भूमिका। झारखंड का ही जैसे झारखंड में अभी जो हो रहा कि वो लेके गए और उनकी आपने वो नहीं करा। अभी मैं गिरफ्तारी की पॉइंट्स पढ़ रहा था जो ईडी ने मतलब ईडी के द्वारा जो बाहर आई है, उसमें एक पॉइंट ये है कि सवालों का ठीक से जवाब ना देना। बताइए कि मतलब आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपने कहा कि तुम आ जाओ, तुमको ले लेते, या उनके संबंध का सामने आना। तो भाई उसके लिए आप जाते हैं कि कोर्ट में जाते हैं कि हमें गिरफ्तार करना तो नहीं होगा, तो जो नियम होंगे तो कानून बताएंगे। इसलिए जो कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिलॉट कोई रूल बनाइए कि सीएम को कैसे कैसे गिरफ्तार कर सकते। तो एक तो हमने पिछली चर्चा में भी बात की। एक 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 यहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जिस आधार पे सीएम तक को गिरफ्तार किया गया, ये किया जा रहा है, उससे बड़ा घोटाला, इससे बहुत बड़ा, मतलब जिसका कोई मतलब था नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आरटीआई के दायरे से बाहर आते हैं। और वो ये है कि पीएम केयर फंड के नाम पे वो मतलब बता दिया गया कोर्ट में कि ये प्राइवेट वो है और इसमें कोई कर नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री खुद अपने नाम से देश का जो एम्बलम है वो लगा के और धमकी दे दे के और पैसा इकट्ठा किया। तो सबसे पहले तो मतलब यशस्वी जी को ही जाना चाहिए उस हिसाब से, जितना बड़ा वो उसका व्यापक वो है। तो थोड़ा-सा इस पे भी हम थोड़ा हाँ, चाहेंगे। उसमें बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा, लेकिन देखिए उसमें दिक्कत ये है, हुँ, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे, उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि उनकी जो गिरफ्तार की करने वाली जो एजेंसी है, तो उनके अंडर में काम करती है ना पहले। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है हुँ, कि जो इस महामहिम की बात अभी विपिन सिंह कर रहे थे, उसी वही महामहिम, पूर्व महामहिम जो यहाँ बंगाल में थे, अब वो वहाँ गए हैं, आपके राज्यसभा के सभापति बने हैं, धनखड़ साहब। हुँ, हुँ। धनखड़ साहब जिस पद पर है, उस पद पर रहते हुए उन्हें पब्लिकली कहा कि जिस तरह से राम युग पुरुष थे, मतलब से पुरुषोत्तम थे, ये युग पुरुष है, प्रधानमंत्री हाँ, जो वो तो है। बड़ा हाँ, बयान था। तो ये जिस पद पर हैं, आप वो देखिए। दूसरी बात है कि अ, इन्होंने कहा था कि बहुत पहले राजनाथ सिंह ने कहा था, चाहे रफाल वाले में देख लीजिए, तमाम जो चीज़ें आई मैनेज किया गया, उन्होंने कहा कि एनडीए में गिरफ्तारी नहीं, मतलब इस्तीफा नहीं। हुँ, तो और यही यही प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि 50 दिन का समय दे दीजिए, मैं जिस चौराहे पे कहिएगा उस चौराहे पे मिल जाऊँगा। हुँ, कोरोना आया और तमाम चीज़ें आई हैं, क्योंकि ये सारी इससे जुड़ी हुई है, ये सिर्फ हेमंत सोरेन या झारखंड का मसला नहीं है।
अगर ऐसे आप गिनते जाएंगे कि जिस तरह की, दूसरी बात अभी क्या है कि रिपोर्ट आई है इस सरकार के नाटो तले जो है 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से जो सड़क का पैसा लगा है, तो जो सरकार के मुखिया हैं तो फिर उनको भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार की खुद की रिपोर्ट है ना, ये सरकार की जो टैग जो है ये सरकारी एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट है, तो फिर उनको उनसे पूछताछ करो। या जो जहाँ जहाँ ये पकड़े जाते हैं आप देखेंगे कि सिर्फ इसलिए नहीं है, ये राज्यों के साथ जो संघीय ढांचा है उसको कमजोर करने की कोशिश ये बात की गई है। इसमें देखिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि कुछ राज्य ने कहा सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, तो तमिलनाडु और ये तमाम राज्य इसमें शामिल थे, बंगाल भी उसमें है कि नहीं घुसे। आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ? बंगाल लगातार ये आरोप लगाता रहा कि आपने मनरेगा का पैसा नहीं दिया, जो पैसा आपने उनका फंड रोक के रखा, इनके बहुत सारा फंड जो है, और ये ये बात सामने आई है कि ऐसे फंड रोके गए, आपने कहा घोटाले, तो जो बाकी काम है जो उनके बीजेपी शासित जो राज्य उसका मूल्यांकन हुआ, उसका ऑडिट हुआ है, वहाँ पे चीजें गई है। दूसरी एक चीज और आपको याद होगा, कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के प्रभारी भी थे पिछले उसमें चुनाव में थे, उनके बेटे का एक वीडियो आया था जिसमें वो बैट से मारते और अधिकारी ने कहा भी था कि उनको बैट से कूदते हुए दिखाई था बेटा, कैलाश विजयवर्गीय का जो बेटा। अब देखिए कि तमाम साक्ष्य आने के बाद क्या हुआ, मुझे बता दीजिए, जो आप बात कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अवतार होते हैं और जो मतलब जो राम को लाए हैं, जो नारा चला है, आपने कहा ना, जोखिम की बात हम कल कर रहे थे कि जो धर्म का जो निशा है, वो जिन्होंने कहा कि जिन्होंने प्राण दिए हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा ये कर रहे हैं, तो ये जब उनको घर दिला सकते तो इनको कौन हाथ लगा सकता है? आप ये बताइए, पीएम केयर फंड भी करेंगे कुछ भी, इवन पीएम केयर फंड में चाइना का भी पैसा है, इसकी मतलब खबरें आती रही है, तो जिस चाइना के उसमें नेशनल हेराल्ड और तमाम जगह पे ये चीजें हुई हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन से लेके, तो यहाँ पे भी पैसा आया। और अभी रिसेंटली अभी एक वीडियो आया, खबर आई है, ये खुलता है कि वीडियो लद्दाख में चाहिए चीनी सैनिक अंदर तक घुस है, हमारे जो चरवाहे हैं उनको उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे थे, संघर्ष वहाँ हो रहा है, तो इन्होंने तो बाकायदा आके कहा, ना कोई घुसा ना किसी की, तो इधर कुछ हो जाए, इनको तो चश्मा बन के अपना जाना है और तो इनका करना है क्या, तो जी इसलिए ऐसा नहीं है कि ममता दीदी का जो सवाल आपने पूछा कि वो ममता दीदी भी हो सकती है या कोई और जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे आज मिल सकती है, आप उसका अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जी होने जी। की। नहीं, झारखंड एक स्ट्रेटेजिक जगह भी है और वहां से बंगाल जुड़ता है, छत्तीसगढ़ जुड़ता है, इवन यूपी बिहार तो है ही, उधर पीछे आंध्रा और उड़ीसा, तो ये 4-5 राज्य हैं शायद वहां से। वो शायद विघ्नेश जी, मैं थोड़ा आपको इसमें लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो टूल किट की आप बात कर रहे थे, तो ये तो मालूम उनको भी होगा कि विद्रोह होगा, विक्षोभ होगा और बहुत कुछ होगा, और उन्होंने तमाम प्लानिंग भी बनाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया हो। अभी जो खबर आ रही है कि लो विजिबिलिटी की वजह से जो 39 विधायक फिर वापस आना पड़ा सर्किट हाउस में, जो जान जिसकी नित्यानंद जी ने कहा। पहले मुझे नहीं दिया गया आदेश है भाई, कहीं ऐसा हाँ थोड़ी चक्कर उड़ जाएगा, तो तमाम तरह के वहाँ दूसरे प्लेयर्स नहीं जा रहे, आप मुझे बताइए, हाँ, हाँ, तो दूसरी यात्राएं नहीं ये जा रही है। तो ये अब इस लेवल पे पूरी मतलब क्या कहते हैं, शिकंजा कसा गया है, तो इनको तो पहले से मालूम होगा कि ये सब चीजें हो सकती हैं। तो अब डैमेज कंट्रोल कहिए या कहिए कि आप जो राज्य और केंद्र का जो रिश्ता है, जब इतना ज्यादा तनाव हो जाएगा, तो इसको तो टूटना ही है, या बर्स्ट होना है, या हो सकता है कि कई टुकड़े में देश सब अपने-अपने अस्मिता के सवाल को लेके कहें कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर अखंड भारत की बात आप कर रहे हैं। देखिए, अखंड भारत की जो बात है, वो उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। अभी तक तो भारत अखंड है, जो भारत है वो अखंड है। पाकिस्तान को मिलाना है, बांग्लादेश को मिलाना है तो अलग बात है, लेकिन फिर जो इनके दुश्मन हैं, जिन्हें इन्होंने दुश्मनों के तौर पे प्रोजेक्ट किया है, मुस्लिमों को,
तो फिर उनके बारे में कहने लगेंगे कि मूल्य आ जाएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर आप अखंड भारत बनाएंगे तो आपकी संख्या जो है वो प्रतिशत में बहुत कम हो जाएंगी। तो ये तो चलिए, ऐसे जुमले रोज सुनने के आदी हो चुके हैं लोग, जिन्हें इस बात का अनुमान नहीं है कि हमारी जो इमेज है वो दुनिया में कैसी बन रही है, वही ऐसी बात कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, अभी नित्यानंद जी ने चीन की बात की कि चीन के सैनिक हमारे चरवाहों को हमारे इलाके में घुस के उसको अपना बता के पीट रहे हैं, और 56 इंच लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा दिल्ली एनसीआर के इतना बड़ा मालदीव अगर वहां के राष्ट्रपति कुछ बोल देते तो सारे टूट पड़ते। याद कीजिए, जो एक शब्द इस्तेमाल होता है टपोरी, टपोरी टाइप का व्यक्ति होता है, जहां किसी भिखारी को, लंगड़े लूले को, या किसी कमजोर व्यक्ति को देखता है, महिला को देखता है, बच्चों को देखता है, तो उस पर अपनी रौब गांठता है। लेकिन जैसे ही अपने से ज्यादा पावरफुल किसी इंसान को देख लिया तो हाँ भैया कैसे हो, चमचागिरी शुरू कर बता दिया तो अरे भैया ने मारा है। तो ये हालत है हमारे देश की, जो हमारे देश का जो इमेज है वो तो वैसा ही बन रहा है ना। दुनिया वाले अंधे बहरे तो है नहीं, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। नहीं, हमारी जो जनता है उसको तो खुशी है कि भाई हमारे देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, और डंका बज रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब अब हमारे नहीं करना है, अगर वो थोड़ा सा रैशनली सोच पाए कि छोटे छोटे जो पाकिस्तान, क्या पंजाब के इतना बड़ा बड़ा एक देश, पंजाब हमारे छोटे राज्यों में एक है, मतलब छोटा राज्य माना जाता है हमारे यहाँ पंजाब, उतना बड़ा पाकिस्तान, तो उसे धमकाते रहते हैं। ठीक है, चीन कुछ भी कर ले, कितने जमीन पे अब तक कब्जा कर चुका है हमारे, लेकिन मजाल है कि चीन को लाल आंखें दिखा दी। अरे गांव बसा दिया उन्होंने, सॉरी फॉर इंटरप्ट, उनको गांव आके बसा दिया, वहां की तस्वीर आई है कि बस्तियां बसा दी। नित्यानंद जी ने एकदम सही कहा कि गांव बसा, भूटान के पास शायद, नहीं, अरुणाचल के पास जी, के पास, और नहीं हर तरफ से कर रहे हैं, हर तरफ से कर रहे हैं। उधर लद्दाख के आसपास थोड़ा वेस्टर्न पार्ट पे भी कर रहे हैं, थोड़ा ईस्टर्न पार्ट पे भी कर रहे हैं। उनका एकदम स्ट्रैटेजिक अटैक है, और उनके स्ट्रैटेजिक अटैक का जवाब जो है, लाल आंखें तो छोड़ दीजिए, पीला नीला हरा काला किसी भी तरह का आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है, नाम लेने की स्थिति नहीं है। मेरे ख्याल से 20 बार कम से कम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि भाई आप चीन का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से सुन ही नहीं सकते, और सच का है, लेते ही नहीं, चीन का नाम नहीं लेते, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये है, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, मणिपुर में जा ना सकते, नहीं ये उसी टाइप का ये पॉइंट है। स्टेट्स को धमकाना, स्टेट्स छोटे, उन्हें धमकाना, उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। लेकिन मैं तो यही सवाल था कि यदि इतना तनाव होगा, केंद्र और राज्य के जो रिश्ते हैं वो इस तरह से आप करेंगे, तो जो एक तो आप बहुत बड़ा कहाँ से कितने, जो उनका नक्शा है आरएसएस का, उसमें जो नक्शा दिखाते हैं, तो उस नक्शे के हिसाब से जो पड़ोसी देश हैं वो तो ऐसे ही नाराज हो गए हैं कि हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं। हाँ, नेपाल अब आंखें दिखाता है। नेपाल जो है अब क्या कहते हैं, देखिए ये बहुत खतरनाक मामला है। नेपाल अब आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। नेपाल चाइना के करीब जा रहा है, मालदीव चाइना के करीब जा रहा है, श्रीलंका चाइना के करीब जा रहा है। आप हिंदुस्तान को
ये अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत बनाने की जो तो इसका मतलब ये है कि जो जिस जिस टुकड़े टुकड़े जो गैंग किसी और का कह रहे थे, ये नहीं, शायद शायद यही एक तो नहीं। एक एपिसोड इस पे करेंगे कि इन्होंने जो जो शब्द इस्तेमाल किए हम्म, उन उन शब्दों पे ये एकदम खुद खरे उतरते हैं। जी जी। तो आज हम इसको यहीं खत्म करेंगे और जिस कानूनी दांव पेच भी चले जा रहे हैं, और चूंकि झारखंड से कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, कल बड़ा झारखंड बंद भी है, और इसके साथ साथ झारखंडी जो जनमानस है वो बहुत ही आहत है, और वहां से एक रिपोर्ट भी आ रही है कि जितनी खदानें हैं वो सब हो सकता है कि कुछ हाँ ठप हो जाए, हाँ, ठप हो जाए। ठप हो और जाए। हाँ, तो इस स्तर पे एक राज्य को आप ले जा पहुंचा दिया आपने, तो अभी भी समय है कि जो राष्ट्र, केंद्र और राज्य की का जो रिश्ता है, यदि अ, हालांकि उम्मीद तो कम ही है। मुझे 1 मिनट चाहिए, अगर ये आप जी और जी कुछ जी कहें जी, तो। नहीं, एकदम एकदम। देखिए, तो झारखंड में जो बात आप कह रहे हैं, उसी से एक बात तो देखिए, जैसे ही वहाँ सरकार बदली छत्तीसगढ़ में, हसदेव जंगल की कटाई शुरू हुई और आंदोलन वहाँ चल रहा है, और उसकी उसकी खबर जो है किसी इनकी कथित रूप से सत्ता पोषक जो चरण चुंबक जो इनके मीडिया है उसके तरह की वो नहीं दी। वहाँ लगातार आंदोलन चल रहा है, वो भी आदिवासी समाज है जो हम्म जंगल में रह रहे हैं, जो 2 लाख से ज्यादा पेड़ अब तक कट चुके हैं और काटने हैं इनको। ठीक है, हसदेव का जो जंगल था जो अब तक वो किया हुआ था, जिसकी कटाई रुक गई थी, और वो फिर उसकी कटाई फिर जैसे ही बीजेपी का शासन आया और वो वहाँ पे कटाई शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह से तमाम जगह जो ये जो राज्य हड़पने का मतलब होता है कॉर्पोरेट को दे देना है, कॉर्पोरेट इसीलिए उनको सपोर्ट करता है कि आप जाइए और जो संसाधन है वो हमें दे दीजिए जल्दी, क्योंकि दूसरी जगह पे हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि एक संघीय ढांचे के तहत अभी भी वहाँ पे राज्य सरकार का आधिपत्य है और वो चलेगा, तो नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे, जो इसका उदाहरण है जो आप कह रहे थे झारखंड के उत्तरायण और सहयोग के मामले में, हसदेव का जंगल जो है वो तुरंत उसको दे दिया गया, तो आदिवासियों ने लड़के और उसका वो किया था। उससे पहले याद कीजिए कि भूमि सुधार वाला जो था वो राहुल गांधी और इन लोगों के विरोध में वो कानून इनको वापस लेना पड़ा था, नहीं तो उससे पहले ही वो जमीन छीनने के कानून में ले आए थे। विघ्नेश भाई, अपना थोड़ा माइक बंद कर दीजिए। हाँ, और इसके बाद जो है ये जो लगातार जिस तरह की चीजें आई, जो बाकी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेके तमाम जगह पे जो इन्होंने जो रिलेशन बनाए, इनका जो ये एक्चुअली जो लोग कह रहे हैं कि फोटोशॉप और फोटो खिंचाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। अभी पिछले एपिसोड में हमने कहा कि जो हमारी जो जीडीपी है उसका कुल जो है उसमें 90% वो कर्ज है, उसमें जो जीडीपी दिखाने की कोशिश करें वो कर्जे पे है ना। तो भारतीयों पे, एक एक भारतीय पे बहुत ज्यादा कर्जा लाद दिया गया, और जो दिखावे का जो तमाम जो तोड़ जोड़ और तमाम तरह की चीजें आ रही है। अभी ये जो दिल्ली में जिस तरह का ये जो हुआ था राष्ट्रीय सम्मेलन वाला जो हुआ था, जी का जो G20। G20, उसमें जो विज्ञापन और होर्डिंग लगाए गए थे, जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, उसमें करोड़ों रुपए लगे हैं। आरटीआई कानून इन्होंने लगभग इतना कमजोर कर दिया, उसमें आपको जवाब मिलता नहीं। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं कि जो हमने कहा था ना, एक तरह से मैं एक बात कहूँ तो भारत में एक तरह से भारत को एक तरह से धार्मिक राजतंत्र के मुहाने पे लेके गए, धार्मिक राजतंत्र, है ना। हम्म, तो राजतंत्र और उसको धर्म के धर्म की स्थापना करेंगे राजा जो होंगे, वो सिंबल तो कैसे लेके आए, मतलब पार्लियामेंट में जिस तरह से जो चीजें दी गई हैं, तो वहाँ पे चीजें की गई है, तो ये देखिए कि जो शब्द यूज किया वो एक तरह से धार्मिक राजतंत्र की उस तरह के बढ़ रहे हैं, और राजा अकेला होगा जिसपे कोई सवाल नहीं करेगा, है ना। गौरव पांडे की कविता राजा बुला रात है ना, ये नई नई जी, कविता। आपने जब सवाल खड़े कर दिए हैं, तो विघ्नेश भाई से एक सवाल है कि जी 2024, हम तो उसी में हैं ही, जी जी। और हम पिछले साल से बोल रहे हैं, तो लगता है कि 2024 कुछ होगा। अच्छा। हालांकि 2-3 महीने का मामला है।
इतना फाइनेटिक क्यों हो गए हैं कि बस किसी भी तरह से दूसरी ओर इतना डर भी है शायद कि कहीं जो इंडिया अलायंस है और जिस तरह का फार्मूले पे बात हो रही है, एक के सामने एक, तो मतलब किसी भी किसी भी स्तर पे गिर के भी, चाहे जो भी हो, चाहे बेईमानी कह लीजिए, धोखेबाजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब तो जो तथाकथित कानून या संविधान तो गया अभी साइड में। अब इस स्तर पे जब उतर गए हैं, तो क्या लगता है, एक तो क्यों इनके लिए इतना मतलब फ़ैनेटिक है? दूसरा, फिर से वही सवाल जिस पे आप शायद जवाब नहीं दे पाए थे, कि राज्य और केंद्र के तनाव में क्या मतलब अब स्थितियाँ ये होगी कि कई राष्ट्र बनने की ओर या कई देश बनने की ओर कहीं स्थिति न चला जाए? बिल्कुल, ये देखिए मैंने कह दिया था खंड-खंड भारत। जी, जी। इनका सपना ही है खंड-खंड भारत, क्योंकि 116 कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है? उसमें जो 10-20 अहम होंगे, उन सबको एक-एक राज तो दीजिएगा ना। आप राजतंत्र जब स्थापित कर रहे हैं, तो उन सबके हिस्से, मतलब ठीक है, राजा के अंदर जो है, वो पहले बड़े-बड़े जमींदार हुआ करते थे। नहीं चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? वो तो सब तो सेना ले जाए और खत्म कर दीजिए, अब चुनाव-वुनाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, स्थिति वहां आएगी अगर 2024 इन जो तरकीबों या क्या कहें, इन माध्यमों से भी नहीं जीत पाए। वैसे नित्यानंद भाई की बातों में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। हसदेव की बात उठी थी। अब हसदेव के बाद, क्योंकि ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, हसदेव के बाद जो अगला टारगेट है, वहां भी लगभग सारा कुछ तय कर लिया गया है। और हसदेव से भी बड़ा एक जंगल है, एक पूरा इकोसिस्टम है, आदिवासी हैं जिनको बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट हुँ। निकोबार अब अगला निशाना है। और ये जो, हाँ, अब इस पे वापस आता हूँ कि ये जो खंड खंड भारत, मतलब आप जो कहना चाह रहे थे कि अ, बहुत सारे डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स। नहीं, नहीं, हम कह रहे हैं कि जो राज्य हैं, कहें कि हम इस भारत में रहना नहीं चाहते, विद्रोह कर दें, मतलब ये भी तो स्थिति हो सकती है। हाँ, तो तो तब कैसे कॉर्पोरेट उसको नियंत्रित करेगा? नहीं, देखिए, कॉर्पोरेट सीधा तो आएगा नहीं, प्रत्यक्ष तो आ नहीं रहा, वो अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। सेना उनके हाथ में। हुँ। सेना की ये हालत बना दी है कि 4 साल के अग्निवीर की स्थिति में आ गए हैं। जो इस देश के जो सैनिक हैं, जो सैनिक होंगे आगे, वो 4 साल के अग्निवीर होंगे। वो तो हुँ। बेचारे 5वें साल अपनी रोजी रोटी के लिए, उन्हें जो आप कहेंगे वो करेंगे, बंधुआ हो जाएंगे। बनाना क्या है? उन्हें बंधुआ ही तो बनाना है। 4 साल की ट्रेनिंग मुफ्त में, सरकारी खर्चे पे। उसके बाद वो आपके बंधुआ मार्शल की तरह काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टूल किट है। इस पे हम लोग कम से कम अगर बात करें, मैं और नित्यानंद जी और आप और शाहीन भाई आज नहीं है, हम चारों अगर बात करें तो 30, 40, 50 एपिसोड्स लग सकते हैं एक एक पक्ष रखने में। जी, जी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज के 14 मिनट हो रहा है। जी, जी। और चूँकि इसको एक टाइम फ्रेम में हमें इसको समेटना है। घंटा होने वाला। जी, जी, जी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जो जो कुछ भी बचा-खुचा है, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता या सामाजिक एकता के नाम पे, गंगा-जमुनी तहज़ीब के नाम पे, या जो विरासत है हमारे शहीदों की, हमारे जो भी पुरखे हैं उनकी, वो बचा रहे और वो बचाने की लड़ाई में विमर्श भी जो भी जितना भी हो पाएगा वो करे। और आने वाले समय में
कोशिश करूँगा कि झारखंड के कुछ साथी यदि आ जाएँ, तो उनसे 1 टू 1 भी हम बात करेंगे और कि वहाँ की स्थिति क्या है, पहली तो ये है। और हमारी भूमिका जो सच है उसको जनता तक ले जाना है। जनता तय करेगी कि आप सही हैं कि गलत हैं कि क्या हैं। या जनता जो जिस जनता की हम बात कर रहे हैं, अभी तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम सुनाते रहना है। हो सकता है कि एक दिन कहे कि चलो देखें ये हैं कुछ सिरफिरे टाइप के लोग हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। तो ये सुनाते रहना हमें ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ी-सी अकल आ जाए सरकार बहादुर को, तो हम इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।